हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कंटेंट को। तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं जो कि आप सभी को हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। नॉलेज का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि इस मिशन पर काम कर रहा है कि हम सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। तो उस सीरीज़ में हम आपको यूपीएससी ईपीएफओ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा जो टाइम टेबल है ऑलरेडी टाइम पर आप सभी के साथ सर्कुलेट कर दिया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि आज क्लास कुछ दूसरी थी बट कुछ शेड्यूल चेंज होने की वजह से आज आपको एक टेस्ट मिल रहा है। तो ये हमारा मिनी टेस्ट नंबर 12 है दोस्तों। ये जो है ये हमारा मिनी टेस्ट नंबर 12 है। और मिनी टेस्ट नंबर 12 की यदि मैं आपसे बात करूं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि नॉलेज स्काई पर दो तरह के जो है टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज़ आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। एक तो मिनी टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है और दूसरा आपको एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। जो मिनी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, अकाउंटिंग, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन इंडियन पॉलिटी। तो हम ये सभी सब्जेक्ट के आपको सर्कुलेटरी वे में प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जिसमें हम आपको जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं तो 10 क्वेश्चंस हम उस सीरीज़ में आप सभी के लिए लेकर आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम 21 से क्वेश्चन जो है 21 नंबर से क्वेश्चन जो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है 21वें नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज़ इन विच ईयर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन कश्मीर वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी आपकी? 2002, 2004, 2005 या 2006 में? आप सही का 20 सेकेंड हैं इसका आंसर देने के लिए। उसके बाद हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। सो सिर्फ 20 सेकेंड है। और दोस्तों एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जितने भी बच्चे लाइव हैं कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे वीडियो के साथ जुड़कर इसका बेनिफिट ले सकें। सो आई गेस इट वाज मोर देन सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन गाइस। सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब 2006। तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था कश्मीर पर, ये 25 मई 2006 में हुआ था अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह लीडरशिप, ठीक है। तो जो कश्मीर मुद्दे पर कश्मीर मुद्दे पर फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 25 मई 2006 में हुई थी। और उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मोस्ट वोकल अपोनेंट ऑफ इलबर्ट बिल? who was the first or who among the following were the most vocal opponents of इलबर्ट बिल? इलबर्ट बिल के सबसे बड़े जो अपोनेंट थे वो कौन थे, है ना? जमींदार ऑफ बंगाल और बिहार थे, एडवोकेट्स थे लीगल प्रैक्टिशनरीज के कोलकाता के, या फिर ब्रिटिश टी एंड इंडिगो प्लांटेशन ऑनर्स थे बंगाल के, या फिर ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल्स थे? तो जो इलबर्ट बिल था उसके सबसे बड़े अपोनेंट कौन थे, सबसे बड़े विरोधी कौन थे? ज़मींदार थे बंगाल और बिहार के, या फिर जो कोलकाता में अपनी एडवोकेट ये जितने भी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे वो वकील थे, या फिर ब्रिटिश के चाय और इंडिगो के जो ऑनर थे, बागानों के ऑनर थे वो थे, या फिर जो आर्मी के ऑफिसर थे, ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो थे? तो इनमें से कौन से जो थे वो सबसे बड़े अपोनेंट थे इलबर्ट बिल के? आप सभी के पास 20 सेकंड है इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। उसके बाद हम इसका आंसर जो है आप सभी के सामने डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। और मैं उन सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा एक बार कि जो अभी चैनल पर नए हैं कि आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट ज़रूर करें। यदि आप हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी जो है सीरीज़ आप सभी के लिए चला कर रखने दी। हम बात करें तो हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है कंप्लीट करा रहे हैं नॉलेज स्काई पर, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट 20 घंटे में, जिसमें हम आपको डिटेल वे में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं, जो कि स्पेक्ट्रम बुक की एक तरह से डिटेल समरी है। वही हम बात करें हमारे चैनल पर इंडियन पॉलिटी में जो आपको कराई जा रही है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में हम आपको लक्ष्मीकांत बुक जो है वो कंप्लीट करा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें, हम आपको रात को 11 बजे जो है करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, सुबह 6 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी के लिए अकाउंटिंग, जो यूपीएससी ईपीएफओ के एस्पिरेंट है उनके लिए अकाउंटिंग कंप्लीट कराई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ पर भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज जो है वो हमने डिज़ाइन करके रखे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप सभी लोग वहाँ ज़रूर जाएँ। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। यदि हम क्वेश्चन को एक बार रिमाइंड करें कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द मोस्ट वोकल अपोनेंट्स ऑफ इल्बर्ट बिल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि ब्रिटिश टी एंड इंडिगो प्लांटेशन ऑनर्स जो थे वो इस बिल के सबसे बड़े अपोनेंट थे। तो आपको समझना होगा कि सर कॉटनी पर्जिन इल्बर्ट, जिन्हें हम इल्बर्ट बिल भी बोला जाता था, ये द लॉ मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल प्रिपेयर्ड अ बिल इन 1883, है ना। इन 1883 में इस बिल को प्रिपेयर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कॉन्टी पर्जिन के द्वारा किया गया था। क्लियर है ना। और यहाँ पर जो थे ड्यूरिंग द वायसरायशिप ऑफ लॉर्ड रिपेन, और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपेन थे। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपेन थे, है ना। एंड विच इज़ पॉपुलरली नोन एज इल्बर्ट बिल, और इस बिल को इल्बर्ट बिल के नाम से जाना चाहता था। अब इस बिल में कहा क्या गया था ये ज़रूर समझिए। It suggested to allow the senior Indian magistrate to preside over cases involving British personals in India. The British tea and indigo plantation owners in Bengal tremendously opposed the bill. ठीक है, तो याद रखना होगा कि this bill suggested to allow the senior Indian magistrate to preside over case involving the British personal in India. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि इंडियंस जो मैजिस्ट्रेट थे उनको जितने भी केसेस थे, है ना, जो ब्रिटिश पर्सनल के केसेस थे उनको एक तरह से सुनवाई करने की एक शक्ति मिल गई थी, पावर मिल गई थी। और इसका जो विरोध किया गया था किसके द्वारा किया गया था? जितने भी प्लांटेशन ऑनर्स थे उनके द्वारा, ब्रिटिश टी और इंडिगो प्लांटेशन ऑनर थे उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडियंस की सुपीरियरिटी को जो है वो एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके, अक्टूबर रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो किस कंट्री से जुड़ा हुआ है? यूएसए, फ्रांस, रसिया या जर्मनी? यूएसए, फ्रांस, रसिया या जर्मनी, किस कंट्री से ये जुड़ा हुआ है? यूएसए, फ्रांस, रसिया या जर्मनी। 20 सेकंड्स हैं आप सभी प्यारे बच्चों के पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। उसके बाद हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइव चैट में मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो आंसर कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो रसिया से संबंधित है। तो अनदर नेम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन और अ पार्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन 1917 ऑल्सो नोन एज अक्टूबर कप और अपराइजिंग ऑफ 25th। इसे याद रखना है आप सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द वर्क फील्ड ऑफ जमानंद दास अ बंगाल आइकन? चलिए, तो ये सोशल सर्विस से रिलेटेड थे, लिटरेचर से रिलेटेड थे, साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड थे, या फिर जर्नलिज्म से रिलेटेड थे? ठीक है, आपसे एक बार अगेन 20 सेकंड हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। ट्रिकी ज़रूर है बट इजी क्वेश्चंस हैं, और आपको ऐसी चीज़ों में ज़रूर फंसाया जा सकता है एग्ज़ाम में दोस्तों, जो इजी हों और जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ें मुश्किल का सबब बन सकती है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने अपने टेस्ट में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, ताकि आपकी जो ऑल अराउंड प्रिपरेशन है वो हो सके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो इसलिए सही आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जीवानंदा दास जो हैं वो लिटरेचर से रिलेटेड थे। बेसिकली इनकी जो वर्क फील्ड थी वो लिटरेचर थी, ठीक है, लिटरेचर थी इनकी, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय टेन्योर साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड? तो इनमें से किसकी मतलब वायसरायशिप में जो है साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था? लॉर्ड वेलिंगटन की, लॉर्ड इरविन की, लॉर्ड रीडिंग की, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड की? चारों नाम आप सभी के सामने हैं और 20 सेकंड का समय आप सभी के पास, जो कि मोर देन सफिशिएंट इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दोस्तों, विच इज़ द मोर देन सफिशिएंट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि जो साइमन कमीशन था वो किसकी वायसरायशिप में आया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड इरविन की वायसरायशिप में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, अपॉइंट हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आप सभी की एक और इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा
कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिस पर हम जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पर। और सारी क्लासेस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो होते हैं वो भी वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। तो सभी बच्चों से मैं बोलूँगा कि हमारे नॉलेज स्काई के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, साथ ही नॉलेज स्काई को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन है ये रहा कि agreeing to the fiscal autonomy to India, in which of the following years the British government established an Indian Fiscal Commission in the pre-independent era, है ना। तो भाई प्री इंडिपेंडेंट एरा में कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फिस्कल कमीशन को गठित किया था। इंडियन फिस्कल कमीशन जो है वो कब गठित की गई थी प्री इंडिपेंडेंस एरा में, 1919 में, 1920 में, 1925 में या फिर 1930 में। 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है आपके यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। सभी बच्चों को इसका आंसर करना चाहिए। साथ ही ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप पर हम पोस्ट करते हैं और इस लेक्चर के बाद भी कर दी जाएंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1919। इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों, 1919 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं कमेटी के, है ना, उनको रीड करिए। तो रिकमेंडेशन ये है, पहला रिकमेंडेशन के लिए पहला स्टेटमेंट है शॉर्ट टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर सेट दैट प्राइमरी हेल्थ केयर पर 40,000 पॉपुलेशन, 30 बेड्स, 3 सब सेंटर्स एंड 2 मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है। और इसमें सेकंड जो पॉइंट दिया गया वो ये था कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ये था कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स विद 75 बेडेड हॉस्पिटल पर 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन, सेकेंडरी हेल्थ यूनिट्स with 650 beds, hospital and regional health units should be 2,500 beds, है ना। अब यहाँ पर ये एक कमेटी ने स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो दिस कमेटी हैड ट्रिगर्ड द पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स इन इंडिया, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कमेटी विच गिवन दी ऑप्शन। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दिए गए थे, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात की गई थी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, मतलब कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ को इवॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बेड्स के लिए हॉस्पिटल और नंबर ऑफ़ बेड्स के बारे में कंडीशंस को डिस्क्राइब किया गया था। तो ये कंडीशन किसी एक कमेटी द्वारा कही गई थी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी कमेटी थी। जैक्सन कमेटी थी, बिरिंग कमेटी थी या बोहरे कमेटी थी। ठीक है। आप सभी के पास 30 सेकेंड हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। दोस्तों 30 सेकेंड बाद डिटेल में हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। यूपीएससी ईपीएफओ के अलावा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये जो हमारे टेस्ट सीरीज़ है, ये छोटे छोटे टेस्ट सीरीज़ हैं, ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में, साथ ही आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैं सभी से बोलूँगा कि इन टेस्ट को हमेशा अटैम्प्ट करें। साथ ही आप एक बार, जो भी नए बच्चे हैं, एक बार हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इन सारे के सारे टेस्टों को अटैम्प्ट ज़रूर करें डिफरेंट सब्जेक्ट के। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बोहरे कमेटी ने बोला था। बोहरे कमेटी ने क्या क्या सजेस्ट किया था, ज़रा एक बार फिर से समझ लीजिए। बोहरे कमेटी सजेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म मेजर कि भाई जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, इनमें प्रत्येक 40,000 की जो जनसंख्या है उस पर 30 बेडों वाला, 30 सब सेंटर वाला और 2 मेडिकल ऑफिसर वाला एक हॉस्पिटल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ये था भाई कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट जो होंगी वो 75 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए प्रति 10,000 से 20,000 की आबादी पर। और जो सेकेंडरी हेल्थ यूनिट है उसमें 650 बेड होने चाहिए और जो रीजनल हेल्थ यूनिट है उसमें 2500 बेड होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं बोहरे कमेटी के बारे में। तो दिस कमेटी वाज बोहरे कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ बोहरे, है ना। ये सर जोसेफ बोहरे के लीडरशिप में थी। एंड इट्स रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ऑन 1946 एंड इज़ अ पायनियर रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ से ही इंडिया में हेल्थ रिफॉर्म्स की जो है वो शुरुआत हुई थी। इनका सारा जो श्रेय है वो बोहरे जी को जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग, इंडिगो, ओपियम या कॉटन।
For which among the following commodities the peasant were forced to grow in India, making the British more and more rich? मतलब इनमें से कौन सी चीज़ थी जो ब्रिटिश भारतीय लोगों को, भारतीय किसानों को फोर्स करी जाती थी ग्रो करने के लिए, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उस पर ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। हम सभी को पता था कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमी रही बहुत समय तक, ठीक है। ऑल्दो अब हम एक सर्विस इकोनॉमी की तरफ और एक बढ़ने की तरफ हैं, लेकिन यदि हम बात करें तो हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि हम जनरली अन्न उगाते थे, हम ग्रेन्स उगाते थे, लेकिन ग्रेन्स में उनको एक्सपोर्ट करने में उतना फ़ायदा नहीं होता था। इसीलिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने पर किसानों को फोर्स करते थे, फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप कमर्शियल क्रॉप्स उगाएं, व्यापारिक फसलें उगाएं। अब व्यापारिक फसलें उगाने पर जो है किसानों का शोषण होता था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इन्हें बड़ी से बड़ी ऊंची कीमतों पर बेचते थे और ऊंची कीमतों पर बेचने की वजह से ज़्यादा लाभ कमाते थे। तो वो कौन सी फसलें हैं जिनके लिए फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स? इंडिगो, ओपियम, कॉटन। तो ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ देम। ठीक है दोस्तों, 20 सेकंड है आपसे एक बार इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि किस फसल को बोने के लिए या इनमें से किन किन फसलों को बोने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो फोर्स देते थे भारतीयों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 and 2 ओनली। 1 and 2 की बात करें तो 1 and 2 की बात करें तो इंडिगो और ओपीएम। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो और ओपीएम के लिए जो है वो लगातार भारतीय नागरिक फोर्स किए जाते रहे थे। इंडिगो और ओपीएम के लिए लगातार भारतीय नागरिक जो हैं वो भारतीय किसान जो हैं वो फोर्स किए जाते रहे थे, जो कि अंग्रेज़ों को लगातार और अमीर पर अमीर बनाते चले गए। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदुलाल याग्निक, एनजी रंगा, ईएमएस नाबोडीपैड, या फिर शंकर दयाल शर्मा। तो इनमें से पहले कौन से नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे जो भारत में बने? प्राइम मिनिस्टर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, चीफ मिनिस्टर की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। हम सभी को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी पुराने समय से चली आ रही थी और एक बहुत बड़ी पार्टी थी, तो इंडिपेंडेंस के बाद उसी का ही बोलबाला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। लेकिन धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरह से और भी जो पार्टियां वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंपटीशन में आती गई। तो पहले कौन से चीफ मिनिस्टर बने जो कि नॉन कांग्रेस थे? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 20 सेकंड है आपसे एक पास इसका आंसर करने के लिए। दैट इज़ द मोर देन सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन गाइस, एंड एवरीवन बी क्विक टू आंसर। चलिए, इट वॉज मोर देन सफिशिएंट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ईएसएम नाबोडीपैड जो थे वो पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच सिटी हैज़ टॉप द मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2018? में से किस सिटी ने मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2018 में टॉप किया है? ज्यूरिच, हैदराबाद, मुंच, या फिर वियना? ठीक है, आप सभी के पास 20 सेकंड हैं इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए। उसके बाद हम इसके आंसर को जो है वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक बार सभी से बोलूँगा कि वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, साथ ही एक बार शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे वीडियो पर जुड़ सके दोस्तों और फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों देख लेते इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हम सही आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब वियना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर होगा, वियना। आइए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों हम डिटेल में। तो यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स 20th एनुअल क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2018, वियना हैज टॉप्ड इन द रैंकिंग अमंग 231 सिटीज़ फॉर द 9th कंसेक्यूटिव ईयर। तो वियना जो है 9वीं लगातार बार 231 कंट्रियों में जो है टॉप पर आया है एनुअल क्वालिटी ऑफ लिविंग के इंडेक्स में। क्वालिटी ऑफ लिविंग के फॉर्म में हम बात करें तो वियना की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी गई है, एंड इट इज़ फॉलोड बाय स्विट्ज़रलैंड, ज्यूरिच, वाइल न्यूजीलैंड, ऑकलैंड एंड जर्मनी मुंच टाइट फॉर द 3rd प्लेस, है ना। और 2018 के सर्वे की बात हो रही है। और हैदराबाद, यदि हम भारत की बात करें तो हैदराबाद को 142वीं रैंकिंग मिली है ना। वहीं हम बात करें बेंगलुरु को 149वीं रैंकिंग मिली है, चेन्नई को 151वीं रैंकिंग मिली थी, मुंबई को 154वीं, कोलकाता को 160 और न्यू दिल्ली को 162वीं रैंकिंग दोस्तों यहाँ पर मिली थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास पसंद आई होगी और आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस टेस्ट को। तो अपने रिव्यूज़ देना ना भूलें गाइज़, और साथ में क्लास को रेट करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।